मोहम्मद नुमान। वेलकम टू मेडिकल हैक्स। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने आपको जो टॉपिक डिस्कस करवाना है वो फिज़ियो का है। फिज़ियो का हम स्टार्ट करेंगे हम नर्व मसल से। जो फिज़ियो का चैप्टर करेंगे, जो आपने इसके लिए जो रेफर्ड बुक्स हैं वो हैं मेनली गाइटन है, गेनोन है और फिरदौस है। लेकिन जो आपको जो मेनली फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए गाइटन के ऊपर। और जो फिरदौस है वो हमने ज़्यादातर प्रोफ के दिनों में यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोफ के दिनों में टाइम नहीं होता नहीं है रिवाइज़ करने का, तो हम शॉर्ट बुक्स यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट बुक इसके लिए बेस्ट वो फिरदौस है। और जो गेनोन है वहाँ से हम कुछ माइनर टॉपिक्स करते हैं, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करते हैं। हम टोटली जो मेनली हमारा फोकस तो गाइटन के ऊपर होता है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हम गेनोन से करते हैं। और जो प्रोफ के नज़दीक हम जो यूज़ करते हैं वो शॉर्ट बुक फिरदौस यूज़ करते हैं। जो गेनोन से इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमने एक दो टॉपिक है जो हमने फिर गेनोन से करना है। बाकी हमने जो हमारा जो मेन हमने कवर करना है वो गाइटन से ही करना है। जो मैं आपको बता देता हूँ जो हमने गेनोन से कवर करना है। एक क्लिनिकल है जो जो एंड में जो मैस्टीनिया ग्रेविस है वहाँ पे एक क्लिनिकल मिसिंग है जो सिर्फ गेनोन के अंदर है, वो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है। वो सिर्फ हमने गेनोन से करना है इस यूनिट के अंदर, नर्व मसल के अंदर। बाकी सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हमारी गेनोन गाइटन से कवर हो जाती है। बस वो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम वाला क्लिनिकल हमने सिर्फ गेनोन से करना है। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नर्व मसल का है, जो गाइटन का चैप्टर नंबर 4 है और फिर दोस्त का हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। इसकी वेटेज कितनी है? इसकी जो वेटेज है वो एससीक्यूज़, 2 एससीक्यू आते हैं इसके अंदर से, और जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो 8 आते हैं। तो इसकी वेटेज बहुत हाई है, तो आपने इस पे फोकस रखना है, आपको ग्रिप अच्छी होनी चाहिए नर्व मसल के ऊपर, क्योंकि इनिशियल चैप्टर्स हैं सेल के बाद। सेल की इतनी वेटेज नहीं है जितनी नर्व मसल की है, तो मतलब कि इनिशियल्स के अंदर आता है, तो आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। जो आज हमारा टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, जो चैप्टर नंबर 5 है गाइटन का, और फिर दो उसका चैप्टर नंबर 14 टू 17 के ऊपर चैप्टर नंबर 2 है मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल के नाम से है। पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द पोटेंशियल पोजेस्ड बाय द मेम्ब्रेन, वोल्टेज पोजेस्ड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी दो टाइप्स हैं, आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द एक्शन पोटेंशियल द एपी। जो रेस्टिंग आरएमपी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर होता है, जब कोई कंडक्शन नहीं हो रही होती, जब कोई स्टिमुलस नहीं होता, तो वो रेस्ट के अंदर होता है, तो उसे हम आरएमपी कहते हैं। जब कोई स्टिमुलस आ जाता है, तो मतलब कि प्रोवोक बाय स्टिमुलस, वो तो जो हमारा आरएमपी है वो एक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल possessed by the membrane in the active state or in the conducting stage is called the action potential। जो उसकी दो टाइप्स हैं। उसके बाद हमने जो अगली चीज़ डिस्कस करनी है वो दो इक्वेशन डिस्कस करनी है, एक नैनेस्ट इक्वेशन और एक गोल्डमैन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कौन क्या है? द पोटेंशियल दैट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ फाइन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द नैनेस्ट इक्वेशन। मतलब कि ये आप हमने एक फिजिक्स के अंदर एक लॉ पढ़ा था, द न्यूटन थर्ड लॉ के, एक जब कोई चीज़ किसी चीज़ को फेवर करती है तो उसको अपोज भी करती है। तो मतलब कि ये एक अपोजिंग फोर्स है, जैसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है। द पोटेंशियल दैट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ फाइन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है, इसके अंदर ये अपोज करती है मूवमेंट्स ऑफ फाइन को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी इक्वेशन है ये वाली, द इक्वेशन इज EMF इज इक्वल टू द प्लस माइनस लॉग द कंसंट्रेशन इनसाइड ओवर आउटसाइड। और ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। इसके दो तीन पॉइंट्स है, बस आपको यही पता होना चाहिए, उसके अलावा कितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद गोल्डमैन इक्वेशन, जो हमने ये वाली इक्वेशन थी, ये उस वक्त होती है जब हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल टू ओनली 2 आयंस होती है। जब मेम्ब्रेन बिकम परमेबल टू मोर देन 2 आयंस, या जब ज़्यादा आयंस आते हैं, तो हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं गोल्डमैन इक्वेशन। अब गोल्डमैन इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हैं? तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, पोलैरिटी, परमिबिलिटी एंड द कंसंट्रेशन। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब इसका फार्मूला देख लें आप, EMF माइनस 61 लॉग कंसंट्रेशन, और ये है परमिबिलिटी। अब इसके जो गाइटन के अंदर जो तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले के जो तीन आयन होते हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं पोटेंशियल मेम्ब्रेन का, वो होते हैं सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन। और जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, जो 3 सोडियम बाहर भेज रहा है, 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, तो जो आयंस मूव फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड वो पॉजिटिव है, क्योंकि सोडियम बाहर जा रहा है, तो अंदर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर आप इसका ऑपोजिट देख लें, अगर वो कोई जो आयन मूव कर रहा है वो इनसाइड टू आउटसाइड वो नेगेटिव है, तो अंदर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये दो इक्वेशंस होगी, नैनेस्ट इक्वेशंस और गोल्डमैन इक्वेशंस। उसके बाद आरएमपी क्या है? इसके बाद जो हमने मेन टॉपिक डिस्कस करना है वो है आरएमपी इन द न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर के अंदर कितना होता है। आरएमपी रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल नाम से शो कर रहा है कि ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर होता है, जब कंडक्शन नहीं होती, जब कोई स्टिमुलस नहीं होता, तो ये आरएमपी होता है। व्हेन इट इज नॉट कंडक्टिंग इन द रेस्टिंग स्टेज, जो -90 मिलीवोल्ट होता है। इसके फैक्टर्स अब जो आरएमपी डिसाइड करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है, एमसीक्यूज भी आते हैं कि आरएमपी डिपेंडिंग फैक्टर्स कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स जो हैं सोडियम और पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं, और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है। यानी ये तीन चीज़ों के से होता है, एक पोटाशियम लीकी चैनल्स, सोडियम लीकी चैनल्स एंड सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप।
और जो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है द पोटाशियम लीकी चैनल। तो अगर ऐसे एमसीक्यूज बन सकता है द आरएमपी ड्यू टू विच आइन, न्यूरॉन के अंदर आरएमपी ड्यू टू विच आइन, तो पोटाशियम आप ऑप्शन के अंदर टिक करेंगे। तो पोटाशियम मेनली जो होता है जो कवर करता है आरएमपी को। उसके बाद सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पम्प। अब ये तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पम्प का काम तो हर किसी को पता ही है, हमने एफएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि 3 सोडियम आउट कर रहा है, 2 पोटाशियम इन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोजेनिक पम्प के तौर पे काम कर रहा होता है ये। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटाशियम थ्रू द मेम्ब्रेन। अब आपको ये रेशियोज आनी चाहिए लाजमी, इनकी वैल्यू होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलर का टाइम की वैल्यू कितनी है, इंट्रा सेलर की कितनी है, सोडियम आउटसाइड कितनी उसकी वैल्यू होती है मिली इक्विवेलेंट, सोडियम इनसाइड कितनी उसकी वैल्यू होती है मिली इक्विवेलेंट, पोटाशियम आउटसाइड पोटाशियम इनसाइड। तो ये सेल के अंदर एक टेबल बना हुआ है, पेज सेल के स्टार्ट में पेज नंबर 2 पे साइड ऐसे है, वहाँ पे आपको वहाँ पे एक टेबल मिलेगा कि इंट्रा सेलुलर वैल्यू कितनी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर वैल्यू कितनी होगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो सोडियम है ना वो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर कटाइन है, और जो मेनली इंट्रा सेलुलर कटाइन है वो पोटाशियम है। अब देखें सोडियम आउटसाइड है 142 मिली इक्विवेलेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मेनली जो एक्स्ट्रा सेलुलर कटाइन है वो सोडियम है, इनसाइड देखें थोड़ी है। अब पोटाशियम आउटसाइड देख लें बहुत थोड़ी है, और इनसाइड 140 मिली इक्विवेलेंट है। यानी जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कटाइन है मेनली, और पोटाशियम है वो मेनली इंट्रा सेलुलर कटाइन है। आपको सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इनकी वैल्यू ईसीएफ के अंदर कितनी है और आईसीएफ के अंदर कितनी है ये आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। यहाँ पे रेशो देख लें आप, द सोडियम इनसाइड ओवर आउटसाइड 0.1 और सोडियम पोटाशियम इनसाइड ओवर आउटसाइड 35.0। अब हम ये शुरू से पढ़ते हैं कि जो आरएमपी होता है -90 मिली वोल्ट होता है, 90 मिली वोल्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वैल्यू नहीं है, इससे प्रॉपर कैलकुलेशन का मैनर है, वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा कि कैसे -90 मिली वोल्ट आता है। अभी हमने डिस्कस किया है कि आरएमपी होता है वो 3 चीज़ों की वजह से होता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए, ये देखें जो आरएमपी होता है वो मेनली तीन तीन चीज़ों की वजह से होता है। ये देखिए, अब द पोटाशियम लीकी चैनल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द आरएमपी -94 मिली वोल्ट है। जो मैं ये देखें, अब जो पोटाशियम लीकी चैनल होता है ना, इसके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है आरएमपी के अंदर, वो -94 मिली वोल्ट है। और जो सेकंड नंबर की कैलकुलेशन वो होती है द सोडियम लीकी चैनल्स, जो कंट्रीब्यूट करते हैं -61 मिली वोल्ट। अब ये -94 मिली वोल्ट कैसे आया है? जो -94 मिली वोल्ट आया है ये हमारा है कंसनट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि कितनी उसकी वैल्यू थी। ये देखें कंसनट्रेशन इनसाइड, आउटसाइड मेनली 142 मिली इक्विवेलेंट है, वो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर कटाइन है, और इंट्रा सेलुलर 14 है। तो हम इसकी रेशियो लेंगे तो हमारी आ जाएगी 35.0, और जब इसका हम लॉग लेंगे, लॉग 35 1.54 होता है। अब हमने इसको ना ऑपोजिट आइन होता है ना, उससे उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। -61 है तो हमसे मल्टीप्लाई करेंगे, -94 आ गया। अब सोडियम लीकी चैनल है, इसका भी सेम है, कंसनट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड को आप इसी तरह वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो आप 0.1 है, उसके बाद 0.1 है, फिर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 94 से -61 मिली वोल्ट। ये देखें पोटाशियम की 140 है -94। अब ये जो हमने सोडियम की निकाली है -61 मिली वोल्ट, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यू है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है +8, यानी जो कंट्रीब्यूशन होता है सोडियम का टुवर्ड द आरएमपी एक्चुअल वैल्यू होता है +8 का है। और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पर हम जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है -4 मिली वोल्ट। टोटल हमने इसको अब समअप करना है, हमने टोटल आरएमपी -94 मिली वोल्ट +8, ये वाली जो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकली है, और -4 -90 मिली वोल्ट, इसका टोटल समअप है जो हमने जो आरएमपी बना रहे होते हैं। जो आरएमपी है, बस आप आज के लिए इतने ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाकी एक्शन पोटेंशियल और जो हमारा बाकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो सिर्फ आपको डॉक्टर सैल डिस्कस करवाएंगे। बस आज थोड़ा इनिशियल्स आपको बताया है कि ये कि आरएमपी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, और आपने क्या टॉपिक कहाँ से कवर करना है। आज के लिए बस इतना ही, और शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल, और बाकी आपको डॉक्टर सैल डिस्कस करवाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम।